हेलो फ्रेंड्स। आज अपन एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं आपसे कि व्हाट इज द परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। प्रश्न यहां पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बदलती नहीं। ठीक है, एक शब्द है बस यहां पे डालना है कि ये एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती, बाकी सब बदल जाती। तो आपने सोच लिया, मैं उसका आंसर बता रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं, चेंज। चेंज इज द परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। चेंज तो होके रहेगा ही, बाकी कुछ रहे या ना रहे, हर चीज चेंज होगी। ठीक है, ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो बदलती नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि यदि आपने आपको अपने समय रहते हुए बदल लिया तो ठीक है, और नहीं तो दुनिया आपको बदल देगी, रिप्लेस कर देगी किसी और चीज से। जैसे मान लो कि पहले फोन चलते थे नोकिया, ठीक है, इतने बड़े बड़े फोन आते थे, तो उसके वक्त एंड्रॉइड फोन आया। तो एंड्रॉइड जो है वो नोकिया ने अडॉप्ट नहीं किया, उसने नई टेक्नोलॉजी नहीं ली, उसने बोला हम नंबर वन है। फोन मतलब नोकिया, घड़ी मतलब HMT, और वॉशिंग पाउडर मतलब सर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से नाम ही हो गए थे ये। तो फोन नोकिया वालों ने क्या बोला कि हम अपने आप को बदलने वाले नहीं है। लोगों ने कहा ठीक है, एंड्रॉइड चल गया, लोगों ने नोकिया को ही बदल दिया। अब बेचारी कंपनी बिक गई, दूसरे के पास है, फिर उन्होंने वापस एंड्रॉइड लॉन्च करके अब जैसे तैसे मार्केट में आने की कोशिश करी। ऐसे कैसे HMT घड़ियां बनाती थी, लोग बनाना, डिजिटल घड़ियां आ गई, दूसरे तरह की घड़ियां क्वार्ट्स आ गई, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करी, वो वैसे के वैसे ही रह गए। कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं इस तरीके से। कहने का तात्पर्य यह है कि या तो अपने आप को बदल लो, जैसे बजाज ने बदल लिया। बजाज स्कूटर बनाता था, वो यूं झुकाना पड़ता था और फिर वो चलता नहीं था, डिसबैलेंस था। फिर उनने क्या किया, प्रोडक्शन बंद कर दिया और चालू कर दिया बाइक बनाना, और बाइक बनाना चालू कर दिया, तो आज भी वो मार्केट में टिके हुए, बजाज का नाम आज भी है। स्कूटर पूरे ही बंद कर दिया। तो अपने आप को बदलना तो पड़ेगा। ठीक है, तरीका बदल जाता है। जैसे पहले पेंटर्स होते थे, वो पेंट करते थे, कोचिंग क्लासेस जैसे कुछ नाम भी लिख देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, फ्लैक्स प्रिंटिंग आ गई। फ्लैक्स प्रिंटिंग आ गई, उनका रोजगार खत्म हो गया, क्योंकि फ्लैक्स पे ना तो गलती होती है और ना ही उसके अंदर फॉन्ट छोटे बड़े होते हैं, जो कि पेंटर गलती करता था। तो इस तरीके से उस टेक्नोलॉजी ने पेंटर का काम खत्म कर दिया। अब पेंटर कुछ और काम करना, या तो वो अपने आप को बदल लेता, उस वक्त वो फ्लैक्स की टेक्नोलॉजी सीख लेता, DTP वर्क या डिजाइनिंग करना सीख लेता, तो वो सर्वाइव कर जाता। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि या तो अपने आप को बदलो, या दुनिया तुम्हें रिप्लेस कर देगी, बदल देगी, कोई और ले आएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, रातों रात कोरोना आया। ठीक है, और पढ़ने पढ़ाने का तरीका ही बदल गया। हम पहले ऐसे बिठा के 200-400 बच्चे एक साथ पढ़ाते थे, अब हो ये गया है कि खाली कमरे में पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर अपने आप को नहीं बदला तो दुनिया तो रिप्लेस कर ही देगी आपको, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो चलनी है, वो तो चेंज हो नहीं सकता सिस्टम। नॉलेज तो एक दूसरे को ट्रांसफर करनी है। तो हमने अपने आप को चेंज कर लिया। अब सवाल यह है बच्चों का कि वो अपने पढ़ने का तरीका कैसे चेंज करें इस कोरोना काल में। यही आज अपना टॉपिक है डिस्कशन। तो जो मैंने हेडिंग ऊपर लिखी है कि बच्चों को कोरोना काल में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, इसका मेन मकसद यह है कि उन्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। यदि वो ट्रेडिशनल पढ़ाई जैसे पहले करते आ रहे थे वैसी की वैसी करते रहेंगे, कोई रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं है। ठीक है, अभी वो उनको क्या लगता है कि क्लास में जैसे बैठे थे, मस्ती करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में पीरियड लगते हैं, अब ये सब बंद हो गया। अब वीडियो आता है, आपको देखना है देख लो, नहीं देखना मत देखो। अटेंडेंस ऐसी डिजिटल पे लगा दो, कहीं पे भी घूमते रहो, सोते रहो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। और यदि आपने ऐसा सोचा कि कोई हमारे ऊपर डंडा लगाएगा और फिर हमको जो है वो क्लास में बिठाएगा और हम क्लास में मस्ती करेंगे तो हमें मारेगा या फिर हमें पनिशमेंट देगा तब हम सुधरेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब जो करना है वो आपको ही करना है, और अगर नहीं करा तो परीक्षा में जो रिजल्ट आएगा उसके जिम्मेदार भी आप ही हो। तो कुल मिला के मैं फालतू की बातें ना करते हुए मेन मुद्दे की बातें बताता हूं कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ना चाहिए। पहली चीज, अब पढ़ाई हो रही है वीडियोस पे, यानी कि ऑनलाइन, उससे आंखें खराब होने की पूरी खतरा है। अब सवाल यह है कि हम घंटों उन वीडियो को देखें और अपनी आंखें खराब कर लें, और मान लो डॉक्टर बन भी गए तो अंधे डॉक्टर बन के करोगे क्या? पहले तो अपना इलाज करना है ना। तो सबसे पहले हमें अपनी आंखें बचानी है। दूसरी चीज, हमें अपना दिमाग बचाना है,
क्यों? क्योंकि उसके अंदर लगातार वो बोलता है, यानी जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सिर्फ सुन ही रहे हो, इंटरेक्शन नहीं हो रहा या फिर किसी और तरीके की गतिविधि नहीं हो रही, तो उस केस में आपका दिमाग काम करना कम करेगा। जबकि आपको इंटरेक्टिव पढ़ाई की आवश्यकता थी जैसे पहले चलती थी, लेकिन अब सिस्टम नहीं है, तो क्या करें? हम रोते रहे क्या? क्या वो तो चला गया, अब क्या करें? नहीं, हमने आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं सिस्टमेटिक तुम्हें पॉइंट बताता हूं। पहली चीज, 2 घंटे का वीडियो देखने के बाद पॉइंट वाइज लिखते जाएं। 2 घंटे का वीडियो देखने के बाद आंखों में गुलाब जल डालना है। ठीक है, सिर्फ क्या करना है ये बताऊंगा मैं, प्रॉब्लम्स तुमको समझ में आ गई होगी तो वो सारी की सारी चीजें मैं बताते जाता हूं एक एक करके। ठीक है, तो अब आप कॉपी और पेन निकाल लें और कॉपी और पेन निकालने के बाद जो है वो लिखते जाएं। पहला पॉइंट, नंबर 1, 2 घंटे की पढ़ाई के बाद, 2 आवर्स के बाद आंखों में क्या डालना है? छींटे डालने हैं या फिर गुलाब जल डालना है। और उसके बाद आपको 10 मिनट आंखें बंद करके पलंग पे लेटना है। पर हाँ, याद रखना, सो मत जाना। ठीक है, नहीं तो मालूम पड़ा 10 मिनट के बाद सोएगा। 2 घंटे, हर 2 घंटे के बाद आपको गुलाब जल डालना है। गुलाब जल डाबर का आता है, 30-40 रुपए का आती है एक शीशी, और वो शीशी खरीद लीजिए, उसको डालिए, उससे आंखों में ठंडक रहती है और आंखों में छींटे डालिए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद, हर 2 घंटे के बाद। दूसरी चीज, 6 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पे नहीं रहना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, 6 घंटे मैक्सिमम स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन टाइम 6 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पे नहीं रहना। अब 6 घंटे में तुम बोलोगे कि 2 घंटे तो मैं गेम खेलता हूं, तो फिर तुम्हें 4 घंटे ही पढ़ाई करने का मिला। इसका मतलब तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे तुम व्हाट्सएप चला रहे हो या फेसबुक चला रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पास 6 घंटे हैं। 6 घंटे से ज्यादा आंखों को कष्ट देना नहीं। उसके अंदर से रोशनी निकलती है, और रोशनी जो है वो आंखों को डैमेज करती है। ठीक है, और चश्मे चढ़ जाएंगे, जैसे हमको चढ़ गए। हमें तो खैर दूसरी कारण से चढ़े थे, किसी ने ईंट मार दी थी इसलिए लग गया था मेरे को चश्मा। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि क्लास में पहले 1 या 2 चश्मे वाले होते थे, अब क्लास में 1 या 2 चश्मे वाले नहीं होते। ठीक है, बाकी सभी को चश्मा लग गया, और वो चश्मा लगने के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। तीसरे नंबर पे जो ट्यूबलाइट्स जलती हैं और जो रोशनी जलती है उसकी बात बताऊं। ठीक है, तो नंबर 3 पे बल्ब का यूज नहीं करना है। बल्ब का यूज नहीं करना है। अब देखो, मैं इंजीनियर हूं और एमबीए किया है और 20 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और कॉलेज में और स्कूल में टॉपर रहा हूं। ठीक है, और उस समय का इंजीनियर हूं, तो मैं तुमको जो भी बात बताऊंगा साइंटिफिक बताऊंगा, ऐसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब तुमको अगर समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो सिर्फ मेरी बात मान लेना कि बल्ब यूज नहीं करना, ट्यूबलाइट यूज करनी है। अब उसका रीजन क्या है ये बताता हूं, अगर तुम समझ पाओ तो। बल्ब जो होता है, इट इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइन। ठीक है, और ट्यूबलाइट जो होती है, ट्यूबलाइट इट इज अ लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, फिजिक्स समझा रहा हूं थोड़ा सा ताकि तुमको समझ में आए कि क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है। इस पूरे कमरे में इस समय 2 और 2 4 और 5 और 3 इधर 6 7 8 ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, रिकॉर्डिंग के काम आती है। एक भी बल्ब नहीं है। ठीक है, बल्ब लगाते ही नहीं है हम, लगाना ही नहीं है। तो ट्यूबलाइट जो है वो क्या है? लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। इसके अलावा एक और होता है, वो सोर्स होता है प्लेन सोर्स। तो जिस व्यक्ति ने 12th की फिजिक्स पढ़ी हो तो प्लेनर सोर्स या प्लेन सोर्स बोलते हैं उसको। ये प्लेन सोर्स जो होता है ये फ्लैट होता है। ठीक है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं सोर्स अच्छे होते जा रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला कि पॉइंट सोर्स बल्ब, तो जब बल्ब होगा, ये बल्ब जब जलेगा तो इस तरीके से जब रोशनी फेंकेगा तो इसकी इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होती है। ठीक है, अब कुछ लोगों को इंटेंसिटी समझ में नहीं आ रही होगी। इंटेंसिटी मतलब रोशनी, तो रोशनी जो है वो इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर होती है। इसका मतलब मान लो कि मैं 2 मीटर की दूरी पे हूं, ठीक है, और उससे मैं 4 मीटर की दूरी पे चला जाता हूं, यानी मैंने अपनी दूरी दुगनी कर ली। यदि मैंने अपनी दूरी दुगनी कर ली तो इंटेंसिटी 1/2r का होल स्क्वायर, इसका मतलब इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनेट टू 1/r स्क्वायर इंटू 1/4 हो जाएगी, यानी कि रोशनी की मात्रा 1/4 हो जाएगी। आ रही बात समझ में? इसका मतलब यदि तुमने मुंह आगे पीछे किया, दुगनी दूरी पे कर लिया, तो जहां रोशनी आ रही थी उससे 1/4 रोशनी रह जाएगी। अब मैं तुमको दूसरी सामान्य भाषा में समझाता हूं। मान लो मैंने बल्ब जलाया, सामने एक गोला बनेगा, सबको पता है गोला बनेगा टॉर्च का। उस टॉर्च को मैंने दुगनी दूरी पे कर दिया दीवार से,
तो अब वो गोला बड़ा हो जाएगा लेकिन फीका हो जाएगा, और जो फीका होगा उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी कम हो गई। तो अगर मैंने बोला दुगनी दूरी कर दूंगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, तो इंटेंसिटी 4 गुनी कम हो जाएगी, यानी पहले से वो 4 गुना फीका हो जाएगा। तो बोले ठीक है, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमारी आंखों को कांस्टेंट रोशनी की आदत है, उसको यदि रोशनी फ्लक्चुएट करते हैं तो परेशान होती है। मान लो कि तुम्हें कमरे में बिठा दूं और बल्ब के साथ एक रेगुलेटर लगा दूं पंखे का, और जैसे ही तुम पढ़ने बैठो मैं यूं यूं करूं तो रोशनी कम ज्यादा होगी ना, तो तुम्हारी आंखें परेशान होगी, आंखों पे स्ट्रेस आएगा, आंखों पे स्ट्रेस आएगा तो तुम क्या होगा, सिर भी दर्द करेगा और आंखों को डैमेज भी होगा, नसें उसकी डैमेज हो सकती हैं। अब क्या होता है कि जब अपन यूं पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आंख और इसके बीच में कांस्टेंट दूरी बनी रहती है, कभी मुंह यूं होता है, कभी नीचे होता है, कभी पीछे होता है। इसका मतलब वी आर कंटिन्यूसली चेंजिंग द डिस्टेंस डी और आर, और अगर ये आर चेंज हो रहा है तो इंटेंसिटी उसके स्क्वायर टाइम्स चेंज हो रही है, बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, और बहुत ज्यादा चेंज हो रही है तो ये जो रोशनी कम ज्यादा होगी इससे क्या होगा, आंखों पे स्ट्रेन आएगा। सेकंड नंबर पे अगर अपन बात करें तो ट्यूबलाइट की बात करें तो ट्यूबलाइट के अंदर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनेट होती है 1/r के। इसका मतलब स्क्वायर के नहीं आर के। यदि तुम दुगनी दूरी पे गए तो वो आधी हो जाएगी, पहले वो 1/4 हो जाती थी, अब वो आधी हो जाएगी। इसका मतलब देयर इज अ फ्लक्चुएशन बट नॉट एज सीवियर एज बिफोर। पहले जैसा नहीं है तो सही फ्लक्चुएशन, लेकिन पहले जैसा नहीं है। इसलिए तुमने देखा होगा ट्यूबलाइट की रोशनी ज्यादा अच्छी लगती है, ट्रेनों में भी ट्यूबलाइट्स लगाने लग गए बल्ब की जगह। अब देखें, जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वैसे वैसे रोशनी जो है वो कम होगी, तो तुम्हारा फ्लक्चुएशन है वो पहले से कम होगा। सबसे अच्छा क्या होता है, सबसे अच्छा होता है प्लेन सोर्स। प्लेन सोर्स ऐसा फ्लैट होता है, पूरी की पूरी छत पे लाइट होती है, जैसा कि तुमने शोरूम्स में देखा, उन लोगों ने प्लेन सोर्स बनाने की कोशिश करी। प्लेन सोर्स बनता नहीं है, अंदर ट्यूबलाइट ही लगी रहती है, लेकिन फैला देते हैं रोशनी को। रोशनी को जब फैला देते हैं तो इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आर, इंटेंसिटी आर पे डिपेंड नहीं करती। अब आर पे डिपेंड नहीं करती तो क्या होता है कि तुम यहां से देखो चाहे यहां से देखो, एक जैसी रोशनी मिलेगी, वो शोरूम पूरा एक जैसा चमकता है, वो सबसे अच्छी रोशनी होती है। लेकिन उसको करने के लिए बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे, पूरी पूरी छत चेंज करनी पड़ेगी ऊपर, ठीक है, तो अपने बस की बात नहीं है। क्या प्रकृति ने हमें क्या दिया ये देखें, तो प्रकृति ने हमें सूरज दिया है। सूरज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे माना जा सकता है, दूर जो चीजें होती है उनको इनफाइनाइट बोल सकते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई भी चीज होती है तो वो प्लेन सोर्स होती है, ठीक है। इसका मतलब सूरज की रोशनी में पढ़ना दुनिया का सबसे अच्छा तरीका है। तो पढ़ने के लिए सुबह का समय इसलिए अच्छा है क्योंकि उसमें नेचुरल प्लेन सोर्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यदि तुम्हारे घर में छत है या फिर कोई आंगन है या फिर ऐसी कोई बालकनी है जिसमें रोशनी आती है, या कुछ नहीं है तो कमरे में खिड़की है जहां पे रोशनी आती है सूरज की, तो सबसे अच्छा तरीका है कि तुम वहीं पे पढ़ो, पहले नंबर। अब उससे क्या होगा कि जब तुम मुंह आगे पीछे करोगे तो उस केस में फ्लक्चुएशंस नहीं आएगा, कांस्टेंट लाइट आएगी, ठीक है। एक चीज बताओ, एक आदमी छत पे है, एक आदमी नीचे है, थोड़ा सा नीचे है या एक मंजिल नीचे, दोनों को बराबर सूरज की रोशनी मिलती है ना। ऐसा थोड़ी कि हम ऊपर चले जाते हैं तो ज्यादा मिलती है, या ऊपर चले जाते हैं तो बारिश ज्यादा आती है, नीचे वाले को कम मिलती है। तो सबको एक जैसी मिलती है। एक जैसी इसलिए मिलती है क्योंकि सूरज की रोशनी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, ठीक है। ये प्लेन सोर्स की बात। तो तुम बोलोगे ऐसा तो हमें पहली बार पता पड़ा, अब तुम फिजिक्स पढ़ोगे तो तुमको पता पड़ेगा ना। तो ये सब के सब वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल क्या यूज है ये किसी को नहीं बता देता। एक बार तुमको एग्जांपल बताता हूँ, तुमको शायद उससे समझ में आ जाए, आम आदमी को समझ में आ जाएगा। पहले जमाने में स्पीकर चलते थे ऐसे गोल, देखे थे स्पीकर्स, ठीक है, उससे साउंड आता है, वो सबने सुना हुआ है। अब जो स्पीकर्स आ रहे हैं ऐसे लंबे आ रहे हैं, तो तुमने अगर सराउंड साउंड या देखा हो टीवी के साथ अटैच होता है, वो लंबे स्पीकर्स होते हैं। लंबे जो स्पीकर्स होते हैं वो क्यों बनाए गए, पहले तो गोल स्पीकर्स होते थे, तो गोल स्पीकर होते हैं पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स बल्ब जैसा। इसके अंदर जो कान में आवाज आती है उसके अंदर तुम कान जरा सा इधर उधर करोगे ना तो उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आएंगे, वो बात अलग है, तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन साउंड स्पेशलिस्ट पहचानता है। अगर लाइन सोर्स लगा देते हैं तो बहुत अच्छा साउंड आता है, ठीक है। और अगर तुम शीट सोर्स लगा दोगे, इस प्लेन सोर्स को शीट सोर्स भी बोलते हैं, यदि ऐसा लगा दोगे तो एक अलग ही आवाज आएगी। क्या तुमने कभी प्लेन सोर्स से सुना है, तो वो है टॉकीज में लगा रहता। टॉकीज में कहीं स्पीकर लगे देखे, नहीं देखे, लगे भी होते हैं तो बिल्कुल दूर दूर फैला फैला के लगाए जाते हैं, यहां से यहां तक, या फिर उस पर्दे के पीछे रहते हैं छोटे छोटे स्पीकर्स, उसके पीछे कई सारे लगा के उससे प्लेन सोर्स बना देते हैं। जैसे मैं इस दीवार पे पूरे पे बल्ब लगाते जाऊं, 100-200 बल्ब लगा दूं ऐसे लाइन से, ऐसे रो वाइज कॉलम वाइज, उसके बाद शीट लगा दूं, तो ये प्लेन सोर्स बन जाएगा। सब दूर एक जैसी इंटेंसिटी आएगी, ऊपर नीचे करने से फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तुमने देखा सबसे
जो बेकार साउंड आता है वो गोले वाले स्पीकर में आता है, वो रिप्लेस हो चुके हैं। अब उसकी जगह सारे के सारे साउंड बार्स चल रहे हैं, और साउंड बार्स जो है वो ज़्यादा अच्छी आवाज़ देते हैं। हम ये शीट वाले लगा नहीं सकते घरों में, नहीं तो ये वाले सबसे बेस्ट हैं जो टॉकीज में लगे रहते हैं। तो अब तुमको क्या समझ में आया? मैंने 15-20 मिनट भाषण दिया और ये सारी फिजिक्स पढ़ाई। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हाँ बात सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं समझा रहा हूँ, अब मैं ये बताऊं कि गुलाब जल क्यों डालते, तो इसके लिए मुझे तुमको आयुर्वेद पढ़ाना पड़ेगा। तो 1 घंटा पढ़ाऊं, इससे अच्छा है कि मेरी बात मान लो, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, ठीक है, और जो है वो कुछ भी फालतू की बातें नहीं बताऊंगा। तो आप क्या करें, आंखों में पानी डालें, रीजन बता रहा हूं। उससे इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली दैट इज इलेक्ट्रॉन इमिटिंग गन। इलेक्ट्रॉन इमिटिंग गन ही थी पहले सीआरटी, और उसकी जगह इन लोगों ने क्या किया, एलईडी लगा दिया। एलईडी और एलसीडी, एलईडी और एलसीडी जो है वो भी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एक प्रकार की लाइट आंखों में फेंकते हैं फोटॉन्स के रूप में। जब फोटॉन जाते हैं तो फोटॉन कैरीज एनर्जी, और वो जो एनर्जी होती है वो होती है E = h न्यू, ठीक है। अब ये जो एनर्जी आंखों में जाती है तो इट हैज इट्स मोमेंटम, और मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो उसके कुछ मास होता है, वो वेलोसिटी से जाकर टकराता है, इट इंपार्ट्स द फोर्स ऑन द कॉर्निया, और कॉर्निया पे ये फोर्स लगाएगा तो आंखें लगातार ऐसा होगा जैसे बॉल जा रही है और आंखों से टकरा रही है। और वो भी बॉल नहीं, अंगारे एक तरीके से। आंखों के लिए तो छोटे छोटे अंगारे ही हैं जो जिनको अपन फोटॉन्स बोलते हैं, जो एनर्जी के बंडल होते हैं जो कोई लाइट सोर्स छोड़ता है। अब आंखों के रेटिना से जब ये टकराते हैं तो आंखों पे जलन छोड़ते हैं, एनर्जी छोड़ते हैं, तो उसको ये पानी जो है वो ठंडा कर देता है। और गुलाब ठंडा होता है, सबको पता है, गुलाब जल और गुलूकंद खाया जाता है ठंडक के लिए। तो गुलाब का जल डालने से आंखों में ठंडक होगी। यदि आपके पास गुलाब जल अवेलेबल नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंखों में छींटे डालिए सिर्फ, ठीक है, उससे भी काम चल जाता है। तो ये आपको समझ में आया कि इसका भी पूरा फिजिक्स समझाऊं? वैसे समझा दिया थोड़ा सा, लेकिन 2-2 घंटे के बाद क्या करना है, गुलाब जल डालना है। 6 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना नहीं। उसके बाद पॉइंट सोर्स यूज करने की जगह तुम ट्यूबलाइट का लीनियर सोर्स यूज करो। उसके बाद आगे सुने, चौथे नंबर पे क्या कर रहे हैं। 4th नंबर पे आंखों को आराम देने के लिए दूर देखें। अब तुम बोलोगे दूर कैसे देखें? दूर मतलब खिड़की खोल के ऐसे आसमान दिख जाए तो बहुत अच्छी बात, दूर का पेड़ पौधा, अड़ोस पड़ोस में कहीं भी देखें, ठीक है। तो जहां भी देखें दूर देखें, ठीक है, दूर देखें। अब दूर देखने से क्या होता है, तो अब मैं तुम इसका फिजिक्स समझाऊं क्या कि बात समझ में आ गई हो? नहीं आए, क्योंकि क्या आजकल क्या पढ़े लिखे इंसान हो गए, उनको जब तक समझाओ नहीं उनकी लैंग्वेज में, जब तक वो मानते हैं कि कुछ भी मतलब ज्ञान देने के लिए आ गया। वैसे ज्ञान देने वाले भी बहुत हो गए व्हाट्सएप पे, तो पता ही नहीं पड़ता सत्य क्या असत्य क्या है और परम सत्य क्या है, ये भी नहीं पता पड़ता। तो मैं तुम्हें समझाऊं क्या? अगर तुम्हारे पास समय हो तो एक बार समझ लोगे, हमेशा याद रहेगा कि ये दूर क्यों देखना चाहिए। तो उसके लिए हमको 12th क्लास के रे ऑप्टिक्स में जाना पड़ेगा। उसके अंदर आई की फंक्शनिंग सिखाई जाती है, मेडिकल में भी सिखाई जाती है। हमारी आंख की फोकल लेंथ एडजस्टेबल है। जैसे कैमरा खरीद के लाते हैं ना, उसकी फोकल लेंथ एडजस्टेबल नहीं होती, उसको यूं करके एडजस्ट करनी पड़ती है। ऑटो फोकस कैमरे होते हैं, वो अपने आप एडजस्ट करते हैं। आंख की फोकल लेंथ एडजस्ट करने के लिए हमारी आंख में मसल है, उसको सीलियरी मसल्स बोलते हैं। सीलियरी मसल्स उसकी आंख को बड़ा या छोटा करता है, और उस लेंस को छोटा या बड़ा करके जो है वो क्या करता है, वो फोकल लेंथ एडजस्ट करता है। तुम ये मत सोचना कि रोशनी एडजस्ट करता है, अपन अंधेरे में जाते हैं तो आंख एकदम से बड़ी हो जाती है, वो एक अलग बात है। वो इंटेंसिटी एडजस्ट करना एक अलग बात है, और फोकल लेंथ एडजस्ट करना एक अलग बात है। दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। मैं यहाँ पे फोकल लेंथ एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं। तो फोकल लेंथ क्या होती है, तो आंख ऐसी पतली हो जाती है, आंख का लेंस इस सीलियरी मसल्स के कारण, ये ऐसी रहती है आंख, और फिर ये ऐसी चौड़ी हो जाती है सीलियरी मसल्स के कारण। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे पूरा आई के ऊपर, उसके अंदर समझाया ढंग से, अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूं काम की बात। दूर जब देखा जाता है तो आंख इस पोजीशन में रहती है, और जब पास आ जाता है तो लेंस को मोटा होना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं कोई सी चीज दूर से देख रहा हूं, दूर, तो ये आंख पतली हो जाती है, और इसको हम रिलैक्स्ड आई बोलते हैं। 12th क्लास में जो लोग माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़े होंगे तो उनको पता होगा, डेरिवेशन कराया जाता है फॉर रिलैक्स्ड आई एंड फॉर टेंस आई। बेसिकली उसको बोलते हैं एट 25 सेंटीमीटर इट इज फॉर टेंस आई, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बोला जाता है रिलैक्स्ड आई के लिए फोकस एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जब फोकस किया जाता है। तो होता क्या है कि आंख जो रहती है उसका लेंस फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा रहता है, ऐसा, ठीक है। और जब अपन पास देखते हैं तो उसको यूं होना पड़ता है, तो इसको टेंस होता है वो पास देखने से। और जब अपन दूर देखते हैं तो रिलैक्स हो जाता है। भगवान ने नेचुरली ऐसा बनाया है, न कि ऐसा बनाया। तो होता क्या है कि तुम लगातार पढ़ाई करोगे, लगातार स्क्रीन देखोगे, तुम्हारी आंख पास में फोकस्ड है,
तो उसका फोकस के कारण उसको लगातार यूं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यूं करके बोल दूं कि खड़े रहो घंटों, एक पैर पे खड़े रहो, तो तुम टेंस हो जाओगे ना, ऐसे तुम्हारी आंख उस समय टेंस हो जाती है। रिलैक्सेशन पोजीशन क्या है कि हम जमीन पे लेट जाएं, ये रिलैक्सेशन है। तो हम क्या करें कि आंख को दूर दिखाएं थोड़ी थोड़ी देर में, कितनी देर में, 15-15, 20-20 मिनट के गैप के बाद, जब अपन देख रहे हो। इसीलिए मैंने बोला खिड़की के पास या गैलरी में कहीं के जाओ या छत पे जाओ और दूर देखो। और दूर देखने से क्या होगा कि तुम्हारी आंख ऐसी फ्लैट हो जाएगी, मतलब आंख फ्लैट नहीं हो जाएगी, आंख का लेंस फ्लैट हो जाएगा और आंख रिलैक्स हो जाएगी और हमको जो है वो ज्यादा टेंशन नहीं मिलेगी। आंख पे टेंशन आएगी, दिमाग पे भी आएगी, डायरेक्ट कनेक्टेड है यहां से यहां तक नसें, मेडिकल वाले समझते हैं इस बात को। दूसरी चीज, इसका एग्जाम्पल बताता हूं। जब आदमी परेशान हो जाता है उसको बोलते हैं ना कि आप पचमढ़ी घूमने जाओ या फिर माउंट आबू घूमने जाओ या हिल स्टेशन जाओ। तो बेसिकली हिल स्टेशन पे है क्या, हिल स्टेशन पे अपन देखते हैं तो दूर दूर तक नजरें जाती हैं, दूर तक नजरें जाती हैं, आंखें रिलैक्स होती है, दिमाग रिलैक्स होता है, ये तो उसका मैकेनिज्म है। ठीक है, घर में बैठे रहते हैं, कमरे के अंदर ही घुटे रहेंगे, तो इतने से 10x10, 15, 10x20 के कमरा जो रहता है उसके अंदर जो है हमारी आंख की दृष्टि आगे जा ही नहीं पाती, हमारी आंख को परमानेंट टेंस रहना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को रिलैक्सेशन दे। ये समझ में आई बात। अब ये 4 बातें मैंने तुमको इसके लिए बता दी, फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहली चीज गुलाब जल डालें, दूसरी चीज 6 घंटे से ज्यादा आंखों पे रोशनी ना जाने दें, क्योंकि फोटॉन्स अटैक करते हैं मोमेंटम से, आंखों का रेटिना खराब होने की संभावना हुई थी। बल्ब की जगह ट्यूबलाइट यूज करें, प्लेन सोर्स लगवा सके तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर थोड़ी थोड़ी देर में पढ़ने के बीच में गैप मिले तो दूर देखें उसको। ठीक है, ये तो आंखों की बात हो गई। उसके बाद रात में सोते समय पैरों में सरसों का तेल लगाएं। अब इसका मैं तुमको फिजिक्स या आयुर्वेद नहीं समझा रहा, इससे रिलैक्स्ड होकर आंख नींद आती है और रिलैक्स होकर नींद आएगी तो सुबह तरोताजा उठोगे। बहुत सारे बच्चे मेरे पास इतनी सारी चिटें आती है जब मैं पढ़ाता हूं तो वो चिटें इधर से इधर पास करते हैं कि सर हमको रात में नींद नहीं आती। ठीक है, क्योंकि एक दिन में हफ्ते में ऐसा भी रखता था कि फिजिक्स तो हर दिन ही पढ़ाते हैं, एक दिन ऐसा भी रखता था कि बच्चों की सामान्य प्रॉब्लम्स दूर, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे तो वही तो जाके वो पढ़ पाएंगे, नहीं तो पढ़ते तो है ही वो, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ पाते इतने अच्छे। तो वो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रात में नींद नहीं आती, तो रात में नींद नहीं आती तो उसका एक तरीका है, आप क्या करिए, सबसे पहले रात में प्याज खा के सोएं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, रात में पैर धोएं और पैर का सीधे सीधे कनेक्शन दिमाग से, एकदम रिलैक्सेशन होता है, और उस पर सरसों का तेल तलुओं पे लगाएं और सो जाएं। ठीक है, तो इससे ये 2 चीजों से आपको नींद आएगी। तीसरे नंबर पे और क्या करना है, तो प्राणायाम करना, और कैसे करना अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वो एक अपने आप में पूरा का पूरा टॉपिक है। तो यहां तक समझ में आई आपको, दूर देखना है। उसके बाद आंखों के लिए अगर आपके आसपास हरी घास है, दूब जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर ओस की बूंदें आती है सुबह, नंगे पैर उसके ऊपर चलें, आंखों की रोशनी अच्छे से रह जाएगी। ठीक है, आंखें रिलैक्स रहेगी, क्योंकि आंख से ही काम करना है भाई। जो चीज देखोगे 6-6, 10-10 घंटे तुम पढ़ रहे हो, 6 घंटे तो वीडियो ही देख रहे हो, उसके अलावा पढ़ भी तो रहे हो, तो तुम्हारी आंखों पे बहुत ज्यादा जोर आ रहा है। ठीक है, इसको बचा के चलनी है, क्योंकि ये जीवन भर काम आने वाली। चलिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें कि टाइम टेबल क्या बनाना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, ये एक और बात कर लें फटाफट। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो यहां पे लिखा है, देखो, व्हाट इज द परमानेंट थिंग, तो चेंज। तो अपने आप को चेंज कैसे करना है यही बता रहा हूं मैं। कोरोना काल में हमें पढ़ाई कैसे करनी है या किस तरीके से अपने आप को बदलना है, यही हमारा टॉपिक है। तो एक इसके अंदर पॉइंट हो गया, पहला मेजर पॉइंट हो गया। वो मेजर पॉइंट क्या कवर कर लिया मैंने, आंख की देखभाल कैसे करनी है, आंख बचानी। ठीक, अब उसके बाद दिमाग बचाना, सेकंड नंबर पे क्या बचाना, दिमाग बचाना, क्योंकि यही तो काम आएगा परीक्षा में, और क्या काम आना। ठीक है, वो जो कॉपी किताबें तुमने रखी है वो तो काम आनी नहीं है, वहीं रहेंगी, परीक्षा हॉल तक ले जा नहीं पाओगे। दिमाग ले जाओगे, दिमाग में ही सब कुछ लिख के ले जाओगे। अब सवाल ये है कि दिमाग का क्या क्या करें। आंख के तो 4 पॉइंट्स बता दिए थे, तो ये 4 पॉइंट्स याद रखना, 4 पॉइंट बताए, चारों ही करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद दिमाग का क्या करना है यहां पे समझे। सबसे पहली चीज, दिमाग जितना हमें दिया है उससे हम उससे 2 से 5 से 7% तक तेज कर सकते हैं। ठीक है, जो जो मैं चीजें बताऊंगा उससे आप 10% तक तेज कर सकते हो। अब तुम बोलोगे बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत मेहनत, ठीक है, उससे 10% चेंज कर पाओगे, क्योंकि जितना है उतना है, लेकिन अगर 80 है तो 90 हो जाएगा।
60 है तो 70 हो जाएगा। अब तुम बोलोगे 10% में क्या होता है, ठीक है, एक एक चीज से 2-2% होता है, तो 10% से क्या होता है? अरे एक नंबर पे मेडिकल का सिलेक्शन और एक नंबर पे आईआईटी का सिलेक्शन रुक जाता है। इवन सेम मार्क्स के बच्चे का मेडिकल में सिलेक्शन रुक जाता है। 630 पे एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ और 630 ही नंबर पे दूसरा बच्चा है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि टाई हो गया। अब टाई के लिए नियम ये बना रखे हैं कि जिसके फिजिक्स में सब्जेक्ट, बायोलॉजी में इसके अंदर तो बना रखा, बायोलॉजी में जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसको रैंक दे देंगे, नहीं होंगे बराबर होंगे तो केमिस्ट्री फिर देखेंगे फिजिक्स, और नहीं होगा तो एज देखेंगे। इस तरीके से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सेम नंबर पे वो एमबीबीएस बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, और बच्चा वो बच्चा उसी समय वो कंपाउंडर या नर्स बन जाता है, ठीक है, सेम नंबर पे। तो वहां पे तो एक नंबर का फर्क दिक्कत दे देता। ये कोई 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम्स नहीं है कि 92 बना के 94 बना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 92.999934 तक रैंक देते हैं। आईआईटी की रैंक्स देखी है आपने? आईआईटी के परसेंटेज देखे? 99 पॉइंट के पीछे 10 जीरो तक डिजिट्स रहते हैं परसेंटेज, उससे रैंक सिलेक्ट होती है। इतनी कंपटीशन है, और इतनी कंपटीशन में 10% बोल रहा हूं, कोई बोला आधा % कैसे बढ़ता है, तो उसके पैर पकड़ लो कि बताओ आधा % कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो आप सुने, ब्रेन को कैसे अच्छे से रखना है, उसके लिए सबसे पहली चीज तुम्हें प्राणायाम करना पड़ेगा, पक्का करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं हजारों टेक्निक्स ट्राई करके देख चुका हूं। प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम करना है, तो उसके अंदर भ्रामरी प्राणायाम करना है, ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करते हैं, कानों में उंगली डाल लेते हैं और उसके बाद आंखों को ऐसे बंद करके ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम की जगह वैसे करके ऐसे आवाज निकालते हैं। जैसे ही आवाज निकालोगे दिमाग में वाइब्रेशंस चालू हो जाएंगे। दिमाग में वाइब्रेशंस चालू होंगे तो जैसे मान लो एक चादर है, उसके ऊपर धूल लग गई है, अब अगर उसको यूं यूं हिलाएंगे तो उसके ऊपर से धूल उड़ जाती है ना। इस तरीके से उसके जो तुम्हारे दिमाग में कचरा वचरा जम गया है, कचरा या क्या बोलेंगे उसको, केमिकल कुछ भाषा होगी, वो सब हट जाता है। दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाता है और कंसंट्रेशन बनने लगता है पढ़ाई में। एक बार पढ़ते हैं, एक बार के अंदर ही निकल जाता है। पहले मैं यहाँ पे आईटी सेंटर में पढ़ाता था भोपाल में, तो वहां पे एक बच्चा था गधा, एक नंबर का गधा। जेईई एडवांस में निकल गया वो, कुछ 1,500 कुछ रैंक आई उसकी। मैंने कहा कैसे हो गया ऐसा, तो मैंने जीवन में पहली बार देखा कि इतना गधा बच्चा जो कि 60-70 ऐसे कुछ % वाला था। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया कि तू एडवांस में निकल गया। 90% वाले पढ़े रह जाते हैं, कहीं नहीं कुछ होता उनका। तो उसने बोला कि मैं एक विपश्यन्या के शिविर में गया था। कोई शिविर होता है विपश्यन्या का, ध्यान का, और उस शिविर में जाने के बाद मैंने ध्यान की टेक्निक सीखी और उससे मेरा जीवन पूरा ही परिवर्तित हो गया। अब मैं किताब को एक बार पढ़ता हूं तो मेरे को पूरा याद हो जाता, जबकि पहले मैं 10 बार पढ़ता था, मन ही लगता था और परीक्षा में जाके सब भूल जाता था। तो उसने क्या किया कि मेडिटेशन किया। मेडिटेशन में जो प्राणायाम है सबसे काम के हैं, ठीक है। तो इसमें 2 काम के हैं तुम्हारे, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 2 या 3 मैं तुमको बताऊंगा। सिर्फ दिमाग से संबंधित, बॉडी से संबंधित कुछ बात नहीं करनी, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि हम पढ़ाई कैसे करें। वो तो फिर एक बाबा रामदेव जो है उनका फॉलो करो तो आपको सब सारी चीजें पता पड़ जाएगी। उन्हीं से मैंने सीखा है, वही गुरुदेव है हमारे, और उन्हीं के द्वारा जो है बहुत कुछ सीख लिया है। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा वजन 100 किलो था, ठीक है। मैं सिर्फ दिमाग वाले प्राणायाम करता था, शरीर वाले कुछ नहीं करता था। तो मेरा वजन जो है वो 100 किलो हो गया, चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। अभी 4 महीने के अंदर ये वो रखी है यहाँ पे वेइंग मशीन, ठीक है। 4 दिन के अंदर 4 महीने के अंदर जो है वो 20 किलो वजन कम कर लिया है मैंने, 20 किलो, ठीक है। और वो सिर्फ प्राणायाम करके, वो भी योगासन सुबह इंडिया टीवी पे आते हैं 8 से 8:30, 1-1.5 घंटा। उसके पहले भी आस्था चैनल पे आते हैं बाबा रामदेव। उनकी कृपा से, उनकी जो उनने बताया मैंने फॉलो किया, वैसे के वैसे आसन किए और 20 kg वजन कम किया है मैंने, सिर्फ 4 किलो। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको पता पड़ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे ब्रेन की तो आपका दिमाग तेज होगा, 100% होगा। ये मैंने आजमाया हुआ फॉर्मूला है, आज नहीं कई सालों से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना, देखो सबसे पहली चीज भ्रामरी प्राणायाम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आंखों के अंदर, तो इसके अंदर ब्रेन वाले के अंदर पहले अपन लिख लें, ठीक है। तुम भी लिखते जाओ क्या करना है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना अभी मैं डेमो करके दिखाऊंगा, ठीक है। बीच में वीडियो को रोक के डेमो करके दिखा सकता हूं। तो भ्रामरी प्राणायाम जो है वो आंखों को ऐसे यूं करके ऐसे करना है, कान में उंगली डालनी है और उसके बाद जो है वो करके आवाज निकालनी, ठीक, पहली चीज। दूसरे नंबर पे तुम्हें क्या करना है, ओम का उच्चारण करना है। ये चमत्कारिक वर्ड है, चमत्कारिक, ठीक है। इतना चमत्कारिक है कि हर जगह पे ओम है, ये ओम को बोलना है, ठीक है।
ये ओम ऐसे 10 बार, 11 बार, 15 बार, कितनी बार ओम करके बोलना, ठीक है। मुझे समय नहीं मिलता था, मैं क्लास में पढ़ाने था, सुबह 6 बजे तक मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती थी, तो 4 बजे मैं उठता था, 6 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती थी। सुबह मेरे को प्राणायाम करने का समय नहीं मिलता था। बच्चे जानते हैं, जो लोग पढ़ते हैं थे मेरे से, गाड़ी में ओम करते हुए आता था, ठीक है। इधर से कार चल रही है, उधर से ओम चिल्लाते हुए आता था। हॉर्न बजाने की भी जरूरत नहीं, लोग हट जाते, बहुत सारे लोग बोलते हैं पागल आ गया, पता नहीं क्या करा। तो लगातार बोलना इतना जरूरी है वो, कि बोलना ही है, ठीक है। तो ये ओम कम से कम 10 बार सुबह और 10 बार शाम, ठीक है। भ्रामरी भी सुबह भी शाम भी, जब रिलैक्सेशन चाहिए दोनों प्राणायाम करने हैं। तीसरी चीज, जो आंख में गुलाब जल डाल के लेटोगे ना, शवासन में लेटना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है, शवासन पे लेटना। शवासन जो होता है उसके अंदर बिल्कुल हाथ पैर रिलैक्स करके ऐसे जमीन पे लेट जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट। और जमीन पे लेटना, पलंग पे बिल्कुल नहीं लेटना। तो ये शवासन पे लेटना। दूसरी एक और चीज, सुबह जब उठोगे 6, 7, 8 जितने बजे उठोगे, उस वक्त क्या करना है, अपना बिस्तर फोल्ड करके रख देना है, ताकि कभी रात तक दिखे ही नहीं, ठीक है। वो बिस्तर लगा रहता है, नींद आती है उसके ऊपर, देख के ऐसा लगता है अब सो जाओ, ठीक है। जितनी भी चीजें ऐसी हैं जहां जहां पे बिस्तर है वो सब फोल्ड कर दो। और बिस्तर फोल्ड नहीं कर सकते, गद्दे उठा के पटक दो उसके, ठीक है। और ये पेरेंट्स के लिए बता रहा हूँ, पेरेंट्स जो है वो सुबह उठे और गद्दे उठा के पटक दें, ताकि बच्चे सोए नहीं। पहले जमाने में ऐसे ही होता था, जमीन पे बिस्तर होते थे, मैं तो अभी भी जमीन पे ही सोता हूँ, ठीक है। जमीन पे बिस्तर होते थे, उठा देते हैं, उठा के रख देते थे साइड में, ताकि ये पता है कि अब दिन भर सोना नहीं है। दिन में सोना जो है वो बहुत ही खराब है, ठीक है। तो ये दिन में सोना बंद करें। देखो मैं तो बोलूंगा कि पढ़ाई करो, नंबर आएंगे तो तुम कर ही रहे हो, फिर आ रहे हैं, और उतने तो नहीं आ रहे जितने चाहिए, तो तुमको भी पता है। तो फिर तुमको बेसिक्स में चेंज करने पड़ेंगे ना। अपने आप में चेंज नहीं करोगे तो दुनिया तुमको चेंज कर देगी, तुम्हारी रैंक नहीं आएगी, दूसरे बच्चे आगे निकल जाएंगे। तो ये अगर 1-1, 2-2% भी फर्क पड़ता है इन चीजों से, तो करो ना। इसके अंदर पढ़ाई तो तुम कर ही रहे हो ना, उसको थोड़ी मैं समझा रहा हूँ, रोज ही समझाता हूँ पढ़ाई कैसे करना। तो आज क्या समझा रहा हूँ, मेन चीज ये ज्ञान नहीं, ये परम ज्ञान है, ठीक है। तो क्या है, पहली चीज, भ्रामरी करें, ओम करें, शवासन लगाएं। ये 3 चीजें करनी ही है। बाकी की आपकी इच्छा, योगासन करने को करो, नहीं करना मत करो। वैसे सब बोलते हैं कि शीर्षासन करने से बहुत अच्छा दिमाग हो जाता है, बाबा रामदेव बोलते हैं, मैंने बहुत बार ट्राई किया, मेरे से अभी नहीं होता, लेकिन होगा किसी दिन। लेकिन जब होगा तब बताऊंगा कि उससे क्या फर्क पड़ता है। बाकी आप लोग ट्राई करें, ये तीनों करने ही हैं, ठीक। नेक्स्ट जो चीज है, ये एक पॉइंट बनाया गया है, ठीक है। ये तो एक पॉइंट है, तीनों एक ही है। ब्रेन का दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि दिमाग में बादाम का तेल डालें, ठीक। अब ये बादाम का तेल डालें मतलब क्या, तो ये बादाम आता है ऐसा, रोगन बादाम शीरीन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये किसका है, ये हमदर्द का है, सबसे अच्छा इसी का आता है, और बाबा रामदेव का आता है, वो भी ठीक है। ये 103 रुपए का 25 ml, यानी 100 रुपए का मान लो। ये ऐसा का ऐसा दूसरा भी, ऐसे डुप्लीकेट भी आते हैं इसके, बिल्कुल सेम दिखने वाले। लेकिन या तो आपको जो है वो किसका खरीदना है, बाबा रामदेव का खरीदना है, या फिर ये हमदर्द का खरीदना है। ये कितने का है, 100 रुपए का 25 ml, 25 ml 100 रुपए का है। अब इसको डालना है काय में, सिर में। अब ये महंगा है, ठीक है, ऐसा निकलता है अंदर से, तो ये महंगा है, इसको डालना सिर में। अब सवाल ये उठता है कि या तो आप अमीर हैं तो आप डायरेक्ट डाल लीजिए, जैसा भी है। और यदि आपको लगता है ये महंगा है, तो फिर इसके अंदर क्या करिए, खोपरे का तेल डालिए। मैं क्या करता हूँ, 50% खोपरे का तेल और 50% ये मिला लेता हूँ। और जरूरत पड़ती है तो ज्यादा खोपरे का तेल डाल दो। इतना खोपरे का तेल डाल के उसके अंदर, खोपरा मतलब कोकोनट ऑयल के अंदर ये मिला लें। इसके अलावा कुछ नहीं लगाएं सिर के अंदर, ठीक है। ये तुम्हारे दिमाग को बादाम की ताकत देगा, और ये असली बादाम का तेल है, ठीक है। ये तुम्हें दिमागी ताकत देगा। ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है। ये देखो कितने सारे डब्बे रखे हुए हैं यहाँ पे। इसका मतलब जो मैं यूज करता हूं वही बता रहा हूं, और कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूं। तो ये तुम्हें दिमाग में डालना, ठीक है। दूसरी चीज, बादाम खाने, ठीक है, बादाम खाने। अब बादाम खाने कैसे हैं, तो 2 चीजें खानी है, बादाम और अखरोट। अखरोट जो है उसका शेप ही दिमाग जैसा होता है। तो अखरोट को और बादाम को, दोनों को, जनरली लोग बादाम भिगो देते हैं, मैं बोल रहा हूं दोनों को भिगो के रखें रात में। और साथ में काली मिर्च, ये हमारे गुरुदेव ने बताया। गुरुदेव कौन, बाबा रामदेव ने। तो ये काली मिर्च, ये तीनों चीजें रात में भिगो दें, ठीक है। बादाम, अखरोट, काली मिर्च, कम से कम 6 बादाम एक आदमी के लिए, 2 अखरोट और 4 काली मिर्च, ठीक है। ये सब रात में भिगो दें और सुबह जो है पानी फेंक दें, बादाम का छिलका निकाल दें ऊपर से, और ये तीनों चबा चबा के खाएं, ठीक है। उसके पहले सुबह उठते से ही
कम से कम 2 गिलास या 3 गिलास गर्म पानी, हल्का गर्म पानी पिए। हल्का गर्म पानी पीने के बाद ये तीनों चीजें खाएं। ठीक, अब ये तीनों चीजें खाने से तुम्हें दिमागी ताकत मिलेगी, याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये 100% प्रूवन है, इसमें कोई शंका नहीं है। जो फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं रहते, फिजिक्स में विस्कोसिटी याद नहीं आ रहा, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा, यंग्स मॉडुलस क्या था, y = mgl/πr²l था कि क्या था, याद नहीं आ रहा, ये सब समस्याएं दूर हो जाएगी, पूरा रट जाएगा तुमको, ये मेरी गारंटी है, मैंने आजमाया हुआ है, कई बच्चों को करवाया। ठीक है, तो ये आप करिए, बादाम, अखरोट, काली मिर्च। ठीक है, ये खा लीजिए। दिमाग में क्या डाल लिया आपने, बादाम का तेल डाल लिया, या फिर ब्राह्मी का तेल भी आता है, लेकिन उस वो कम मिलेगा तो उसका थोड़ी स्मेल भी अजीब अलग रहती है। बादाम का तेल डाल लीजिए। कोई भी चीज़ खाने की नहीं लेनी है, सिर्फ ये वाली जो बादाम का तेल है लगाने के लिए यूज़ करना। ठीक है ना, तो ये 2 चीज़ें आपने खाने में चेंज किया, ये आपने क्या है काय में चेंज किया, आपने अपने डेली रूटीन में चेंज किया। अब सवाल ये उठता है कि उठना कितने बजे। ठीक है, अब उठना कितने बजे, तो उसके लिए 2 बातें हैं। सुबह 5 बजे उठना है। ठीक है, अब तुम बोलोगे 5 बजे नींद नहीं खुलती क्योंकि हम जो है वो रात भर पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, देखो ध्यान से समझे, 5 बजे उठना है, 8 घंटे सोना है। ठीक है, 5 बजे उठना है, 8 घंटे सोना। अब किसी ने बोला कि मैं तो रात में 12 बजे सोया, तो उसके लिए तो 8 घंटे 8 बज जाएंगे। 8 बज जाएंगे तो कोई बात नहीं। पहली प्रायोरिटी क्या है, 5 बजे सुबह उठना पहली प्रायोरिटी है कि 8 घंटे सोना पहली प्रायोरिटी है। तो पहले मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि किसी ने बोला कि भाई सुबह उठ के गोली खानी है। ठीक है, काई की बोले तो देखो कैंसर हो गया, कैंसर की गोली सुबह उठ के खानी है। उसने बोला मैं सुबह तो खा नहीं पाया, तो क्या शाम को भी छोड़ दे गया वो, कि शाम को खा लेनी चाहिए अगर सुबह भूल गया तो उसका आंसर शाम को खा ले। नहीं खाएगा तो और भी गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर तुम सुबह उठ के पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, 5 बजे उठ जाते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं उठ पाते इसका यह मतलब नहीं है कि आप नींद कम करें अपनी। क्या आपने बोला कि मैं 12 बजे सोया तो भी मैं 5 बजे उठ जाऊंगा, 5 ही घंटे सोऊंगा, तुम उस वक्त कर सकते हो ऐसा। मैं चाहूं तो ऐसे कुछ भी चीज उठा लूंगा, उठ भी सही जाएगी, लेकिन अगले दिन हाथ दुखेगा मेरा। ठीक है, ऐसे तुम 5 घंटे सो के काम चला सकते हो, 4 घंटे सो के भी चला सकते हो, लेकिन जब ये काम चलाओगे तो तुम्हारा दिमाग लगातार थकेगा। दिमाग के नियम है कि उसको 6 से 8 घंटे नींद चाहिए, और ये जो 8 घंटे सोना मैंने लिखा है, ये 8 घंटे बिस्तर पे जाने का समय, 1 आध घंटा तो नींद आती नहीं। और सुबह उठ भी जाते हैं तो 15-20 मिनट इधर उधर आलस करते रहते, सब इंक्लूडेड इसके अंदर। तुम 12 बजे अगर बिस्तर में गए तो सुबह 8 बजे बाहर हो जाना है, 11 बजे गए तो 7 बजे हो जाना है, 10 बजे गए तो 6 बजे हो जाना है, और 9 बजे गए तो 5 बजे हो जाना है। यह आइडियल है, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम पीछे वाला ले लो आगे वाला ना लो। तुम्हें 8 घंटे सोना ये जरूरी है, जरूरी है, जरूरी। ठीक, सुबह 5 बजे उठ जाओ अच्छी बात है, नहीं तो 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ, 12 बजे उठ जाओ सुबह। ठीक है, लेकिन 8 घंटे सोना जरूरी है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि 12 बजे सो के उठ रहे हैं तो वो फ्रेशनेस नहीं आएगी। दिमाग 8 घंटे का रिलैक्स हो जाए, फ्रेशनेस नहीं आएगी, याद नहीं रहेगा। इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो बात आती है वो दूसरे में नहीं आती। ठीक है ना, जैसे आर्टिफिशियल अपन कोई सी शरबत घोल के पी लें, गुलाब की या फिर मैंगो की, किसी की भी, वो मैंगो की शरबत रहती है, और मैंगो खाते हैं उसका मजा अलग ही रहता है। तो ये वाले का मजा अलग ही है, लेकिन इसके चक्कर में 8 घंटे नहीं सो रहे, ऐसा नहीं करना। मेरे हिसाब से 9 बजे बिस्तर में चले जाओ, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे जाओगे तो भी 6 बजे उठ जाओगे, 6 बजे भी चलेगा। ठीक है, सुबह 6 बजे अगर उठ गए बहुत अच्छी बात है। जब उठे तब सवेरा, उस वक्त जो है वो 3 गिलास गर्म पानी पीना है, 2 गिलास से 3 गिलास। उसके बाद ये बादाम अखरोट खाने हैं, और उसके बाद प्राणायाम करना। प्राणायाम करने के बाद जो दैनिक दिनचर्या से निपट के नहा धो के सीधे पढ़ने बैठ जाना। उसके बाद सीधे 1-1:30 बजे तक उठना नहीं। ठीक है, जब तक खाने का समय नहीं हो जाए। नाश्ता तुम सुबह ही कर चुके हो, जो करना सुबह मम्मी से बनवा लेना। और 1 से 1:30 बजे तक उठना नहीं। 1:30 से 2 बजे तक एक बीच में वो 2 घंटे का ब्रेक लेना, वो 10 मिनट का वो लेना आंखों में छींटे डालने के लिए, रिलैक्स भी होना। उसके बाद लगातार 1 बजे तक पढ़ना है, फिर खाना खाना, उसके बाद आगे का टाइम टेबल सोचेंगे क्या करना। ठीक है, तो ये सुबह की दिनचर्या, उसके बाद आगे का तुम अपने हिसाब से सेट कर लेना जितना तुमको समय मिलता है। और शाम को 6 बजे से 6:30 से 7 तक नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा उसका में क्या होता है, 2 तरह की लाइट्स मिल रही होती हैं, एक हमारी ट्यूबलाइट्स मिल रही होती है, दूसरी वो जो सूरज से रोशनी है, उसको दिन मिलेगा समय बोलते हैं। ऐसे जॉइंट्स पे नहीं पढ़ना चाहिए, उस समय पढ़ना बंद करें। ठीक है, तो अब अगले समय ये समझ में आ गया क्या बताया। तो ये तो खाने पीने में चेंज हुआ, दिस इज नंबर 2।
ठीक, 8 घंटे सोना है ये मैंने बता दिया, 5 बजे उठना है, ये नंबर 3 पे आ गया। ठीक, नंबर 3 पे क्या आया, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है और 5 बजे उठना है। ठीक, अब उसके पहला वाला नंबर 1 पे इसलिए लिखा क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है, दूसरा वाला सेकेंडरी है पर उठना है। ठीक, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोना किस दिशा में है। अब तुम बोलोगे कि इसका क्या लॉजिक है, ये तो आप तो अध्यात्म की बातें करने लग गए। ये अध्यात्म नहीं, 100% साइंटिफिक है। तुम बोलोगे तो मैं तुमको भी इसका जैसे साइंस समझाया ना इंटेंसिटीज का, ऐसे भी साइंस भी समझा सकता हूँ उसको। ठीक है, और समझा ही देता हूँ क्योंकि तुम क्या है, आधा अधूरा ज्ञान रहता है ना, उससे कुछ पता नहीं पड़ता। मैं तुमको पूरा फिजिक्स ही समझा देता हूँ कि ये किस दिशा में सोने का क्या फिजिक्स है। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं तुमको एक चीज दिखा दूं पहले। चलिए, अभी मेरे पास यहां पे रखी हुई थी, 1 सेकेंड के लिए रुके, बताता हूं आपको। हेलो, तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि किस दिशा में सिर करके सोना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बता रहा हूं मैं, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 दिशाएं। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे बनाई गई है, नीचे है ऐसी, यूं और यूं। तो तुम्हें क्या करना है कि एक कंपास बॉक्स लेना है, कंपास निडल बोलते हैं इसको। ये कंपास निडल लेनी है और इसको जो है वो कमरे में लगाना है पहले। ठीक है, कैसे लगाते हैं समझा देता हूँ। ये कंपास निडल तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी, अमेजन से मंगवा लेना, 200-250 रुपए की आती। ये जो है, ये निडल में लाल वाली एक निप को निडल दिख रही होगी। ठीक है, इसको पहले ऐसे रखना है, ऐसे फ्लैट सरफेस पे, और इसको यूं घुमाना इस तरीके से कि इसकी जो रेड निडल है वो नॉर्थ पे आ जाए। देखिए रेड निडल दिख रही है आपको, ये अभी नॉर्थ पे दिख रही है, नॉर्थ पे। ठीक है, ईस्ट वेस्ट ऊपर नीचे और रेड निडल नॉर्थ पे, ऐसे जमीन पे आ जाए, ऐसे करके घुमाना। जहां रेड निडल होगी वो नॉर्थ होगा और बचा हुआ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता पड़ जाएगा। अब कोई बोलेगा कि ये खरीदें पहले तो फिर कुछ करें, तो हो सकता है आदमी टाल देता। ठीक है, क्योंकि वो बोलता है इससे क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 2% का फर्क पड़ेगा मार्क्स में। वो बोलता है 2% से क्या होता है। ठीक है, वो टाल देगा, लेकिन यही 2% उसको जीवन भर रख रहेगी। मेरे घर में कई सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारा मेडिकल में हो गया था, सिर्फ 10 नंबर और होते तो MBBS में हो जाता, नहीं तो जानवरों के डॉक्टर बन जाते, वेटनरी के या डेंटल में हो जाता, तो नहीं हो पाया क्योंकि 10 नंबर नहीं थे। ठीक है, ये 10 नंबर बढ़ाने का तरीका है। तुम्हें अगर इंपॉर्टेंट लगता है करो, नहीं लगता तो मेरा काम बोलना है, कोई मुझे पहले के पैसे मिलते नहीं है। ठीक है, फ्री में बता रहा हूं, इच्छा हो तो कर लो, जो लोग करना चाहें वो कर सकते हैं। क्या है, निडल लगाएं, निडल लगाने के बाद नॉर्थ साउथ देखें। नॉर्थ साउथ देखने के बाद तुम्हारा जो सिर है वो सोते वक्त साउथ में होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तुम कोई ऐसा भी बोल सकता है, दिमाग थोड़ा क्या, लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहता है तो बोला अरे साउथ तो बेकार दिशा होती है। उस समय तो लोग बोलते हैं कि वास्तु, ये बेसिकली वास्तु सब जो है वो अंधविश्वास है। इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। मैं साइंटिफिक बात बता रहा हूं तुमको कि नॉर्थ और साउथ में क्यों होना चाहिए। तो हमारा सिर साउथ में क्यों होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो साउथ है वो साउथ ना होते हुए नॉर्थ है, और जो नॉर्थ है वो बेसिकली साउथ है। अब तुम बोलोगे बादाम का तेल डाल के पागल हो गया लगता है, ऐसा ही है। ठीक है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो, जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं समझते हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। नहीं है तो इंटरनेट सर्च कर लेना, या समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आ जाए। देखें ये अर्थ है, हमें ये पता है कि अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, ऐसा अपन बोलते हैं नॉर्थ पोल, और ये हम बोलते हैं साउथ पोल है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये नॉर्थ पोल की जगह साउथ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं किसी मैग्नेट को लटकाऊंगा तो नॉर्थ साउथ दिशा में जाके रुकेगी। तो जैसे नॉर्थ में रुकी तो यहां पे मैग्नेट का नॉर्थ आया ना। मैग्नेट का नॉर्थ, किसी भी बच्चे से पूछोगे, नॉर्थ हमेशा साउथ से अट्रैक्ट होता है। तो मैग्नेट का नॉर्थ जहां आया वो अर्थ का साउथ होता होगा, और अर्थ का साउथ होता होगा तो वो साउथ से अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो जगह साउथ है, लेकिन अपन उसको बोल रहे नॉर्थ है। समझ में आई बात। तो यहां पे ऐसा माना गया कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट गड़ी हुई है, और ये जो मैग्नेट गड़ी हुई है ये मैग्नेट का साउथ पोल यहां है, नॉर्थ पोल यहां है। अर्थ के अंदर क्या है, मैग्नेट गड़ी, बेसिकली मैग्नेट नहीं गड़ी, उसके अंदर क्या है कि एक अंदर, अब इतनी सारी समझाऊंगा पूरा फिजिक्स की क्लास हो जाएगी। मान लो मेरी बात खत्म करो,
ठीक है, अंदर क्या है कि मोल्टन मेटल है, मोल्टन मेटल जब चलते हैं तो जब मूविंग चार्जेस हैं दे प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो उसका एक नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, और उस नेट मैग्नेटिक फील्ड इतनी बातें समझाने की जगह सादी भाषा में बोल देते हैं कि एक मैग्नेट गड़ी हुई है, ऐसा मान लो। तो यहाँ पे एक मैग्नेट गड़ी हुई है जिसको नॉर्थ और साउथ पोल्स दिखाया जाता है। जहां हम नॉर्थ बोल रहे होते हैं वहां साउथ पोल होता है, तभी तो हमारे मैग्नेट का नॉर्थ वहां पर अटकता है। आ रही बात समझ में? तो जो हम तुमको समझा रहे हैं कि साउथ की तरफ सिर करके सोना है, बेसिकली वो मैग्नेटिक नॉर्थ है और उसको हम ज्योग्राफिकल साउथ बोलते हैं। अब मैं तुमको साउथ और नॉर्थ दोनों समझा दिया ना, आधे जो लोग थे वो कंफ्यूज हो गए। अब साउथ में सोना है कि मैग्नेटिक नॉर्थ में सोना है, इसलिए आम आदमी को बातें नहीं समझाई जाती, सारी बोली जाती है जिसको तू साउथ समझता है उसमें सो जा, उसके अंदर सिर रख के सो जा। अब उससे होगा क्या, यहां से जिन लोगों को फिजिक्स आती है वो समझते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल। इसका मतलब यदि इसका ग्राफ यदि 10वीं भी तुमने फिजिक्स में पढ़ी होगी तो तुमको पता होगा कि इस तरीके का कोई डायग्राम बनाया था। वो बात अलग है कि तुमको समझ में नहीं आया क्योंकि तुम्हारे टीचर को भी नहीं पता कि वो पढ़ा क्या रहा है, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल उपयोग क्या है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो दे स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स एट साउथ। नॉर्थ मतलब इसका नॉर्थ और इसका साउथ, तो बेसिकली वो निकली कहां से, तुम्हारे लिए साउथ पोल से निकली, और तुम्हारे लिए साउथ पोल से निकली। तो हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है हमारे दिमाग से निकल के पैर पे जाती है कि पैर से निकल के दिमाग पे जाती है, दिमाग से ही निकलेगी ना, पैर की तरफ जाएगी, तो हमारा सही अलाइनमेंट हो जाता है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो यहां पे यदि तुम सोओगे इस तरीके से सोओगे तो तुम्हारे दिमाग से निकलने वाली जो लाइनें हैं वो इससे सही अलाइन हो जाएगी, रात में रिलैक्स नींद आएगी, सपने भी कम आएंगे, और तुम्हारी गहरी नींद होने के कारण जब दिमाग को रिलैक्सेशन मिलेगा तो अगले दिन जब तुम चीजें याद करने की कोशिश करोगे तो तुम में एक तो एनर्जी होगी और दूसरा जो है वो तुम्हें जल्दी याद होगा, ठीक है, और जल्दी चीजें समझ में भी आ जाएगी क्योंकि चीजें इतनी आसान नहीं है, इतनी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जो साउथ है वो नॉर्थ है, जो नॉर्थ है वो साउथ है। अब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी तुमको, ये तो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, और तुम्हें तो बड़ी बड़ी मोटी किताबें पढ़नी है, तो उनको कैसे करोगे तुम, तब तक आपका दिमाग तेज नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्या बताया फाइनली, कंपास निडल के हिसाब से। अब कोई बोलेगा मेरे पास कंपास निडल नहीं है, तो उसके लिए एक तरीका है, मुझे नहीं पता कौन से फोन में होता है या नहीं होता, मेरे पास एमआई का फोन है एक, उस एमआई के फोन में मैग्नेटोमीटर है, बाकी तुम्हें स्पेसिफिकेशन देखना पड़ेगा। एमआई के सभी फोन्स में मैग्नेटोमीटर आता है, नहीं तो किसी दोस्त से 10 मिनट के लिए ले लेना, उसके अंदर एक ऐप डाउनलोड करना, उसका नाम है मैग्नेटोमीटर या इसी तरीका कोई सा भी, वो सेम ऐसा का ऐसा कंपास चलेगा, और उसको जब दिखाएंगे तो उसके वाले केस में वो नॉर्थ साउथ दिखा देता है, पता पड़ जाता है किधर नॉर्थ है किधर साउथ। अब देखो मैं इसमें बहुत बारीकी करना नहीं चाहता, लेकिन एक छोटी सी बात बता दूं, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा, 10 साल 500 साल 700 साल 1000 साल, ये मैग्नेटिक फोल्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। एक ऐसी जरा सी जानकारी दे रहा हूं, ये जो नॉर्थ आज है और साउथ है, जो अपन बोलते हैं कि मैग्नेट को लटकाएंगे नॉर्थ साउथ में जाके लटक जाएगी, अगर आज की तारीख में बात करें तो ये 12 से 15 डिग्री शिफ्ट हो चुका है, तो अंदर ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। आज से 50,000 साल बाद या 20,000 साल बाद बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि जब मैग्नेटिक नीडल लटकाई जाती है तो वो ईस्ट वेस्ट में आ जाती है, और ये किस स्पीड से घूम रहा है, ये 5 किलोमीटर प्रति सेकंड ऐसी कुछ स्पीड है। ये तुम इंटरनेट पे अभी जस्ट सर्च कर सकते हो, वो तुमको लेटेस्ट नॉर्थ पोल कहां पे है ये बता देगा। वो अभी किसी शहर में है, पहले ये नॉर्थ पोल पे होता था, अभी किसी शहर में, कनाडा के किसी शहर में, वहां से चेंज हो गया होगा, जब तक मैंने उसको पढ़ा था उस समय की बात बता रहा हूं, ठीक है। तो 1-2 साल के अंदर ये बदल जाता है, ये धीरे धीरे जो नॉर्थ यूं था ना, ये ऐसे ऐसे घूमता जा रहा है, अब ये यूं हो जाएगा, तो ईस्ट वेस्ट। फिर अपने को उस समय क्या पढ़ाएंगे कि तुम जो है वो ईस्ट में दिशा में सिर करके सोया करो, ठीक है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से अपना अलाइनमेंट होना जरूरी है, ठीक। तो ये समझ में आई बात। तो कितने बजे उठना है ये बता दिया। चौथा पॉइंट, सिर साउथ में रख के सोना है। साउथ मतलब कौन सा, ज्योमेट्रिक साउथ, मतलब जो तुम आज तक समझते थे मेरे इस लेक्चर के पहले, ठीक है। अब ये इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बता दिया उन लोगों को जिनको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है, 10th क्लास तक पढ़े लिखे हैं, वो समझ पाते हैं इस चीज को, ठीक है। तो उसके आगे बताएं, सिर को साउथ में सोना। अब उसके बाद पढ़ना किस दिशा में है, तो उसका एकमात्र आंसर है ईस्ट में। तुम्हारा चेहरा ईस्ट में होना चाहिए, सूरज सामने से आना चाहिए, ठीक है। ये ईस्ट दिशा है, तो तुम्हारे घर में जहां भी होगी, तो इसका मतलब 5वें नंबर पे ईस्ट में पढ़ना है। अब तुम ये बोलोगे कि हमारा जो कमरा है वो तो यूं करके कुछ है, उसमें मैं पलंग लगाऊंगा, ठीक है। तो पलंग
ऐसे डायगोनली आएगा तब जाके ईस्ट वेस्ट होगा, किसी किसी के घर में ऐसा भी होगा। तो देखो भाई, पलंग की खूबसूरती देखनी है कि परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, आईआईटी में सिलेक्ट होना है, मेडिकल में सिलेक्ट होना है, कि घर में पलंग की खूबसूरती देखनी है, ये तुम डिसाइड कर लो, जो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसा कर लो। ठीक, चलिए उसके बाद आगे बढ़ाएं। तो ईस्ट में तुम्हारा चेहरा होना चाहिए, पढ़ोगे अलग ही बात आएगी, करके देखना है, और हर चीज़ 40 डेज तक करके देखनी है। ये जितनी भी बताई, ये भ्रामरी वामरी ऐसा नहीं कि एक दिन करा और अगले दिन तुम्हारे नंबर कम हो गए और किसी टेस्ट में तो दुखी हो गए। ये सारी चीजें 40 दिन तक करनी है। अब ये 40 दिन का क्या गणित है ये भी बताऊं क्या, इसका भी साइंस बताऊं? तो इसका भी साइंस समझ ले। हमारे सेल्स चेंज हो रहे हैं, ये बॉडी पे जो अभी सेल है ना, ये चेंज हो जाएगा, अगले दिन दूसरा आ जाता है, लेकिन पूरी बॉडी में अलग अलग ब्रेन सेल्स किसी दिन में, मसल सेल किसी समय बाद 15 दिन में, अभी मेरे को याद नहीं कौन से कितने दिन में, एक एवरेज समय है कि पूरी बॉडी जो है वो 40 दिन में करीब करीब चेंज हो जाती है। तो ये जब चेंज लेने जाओगे तो ठीक है, देखो अपन बेसिकली बात ये कर रहे हैं, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग एंड वी आर चेंजिंग ड्यू टू दिस कोरोना। ठीक है, ड्यू टू दिस कोरोना इरा वी आर चेंजिंग अवर सेल्फ सो दैट वी कैन अडॉप्ट अ न्यू मेथड ऑफ स्टडी टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। तो हम अपने आप को जो चेंज करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि नया सिस्टम आ गया, अगर चेंज नहीं करा तो हम पिछड़ जाएंगे, दूसरे जो चेंज कर लेंगे वो आगे चले जाएंगे। तो 40 दिन तक लगातार करना है। 40 दिन में तुम्हारी बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, और बॉडी के यदि सेल्स चेंज हो गए तो उसके बाद तुम्हें इसका असर दिखेगा। 2-3 दिन 4 दिन करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक, तो ये यहाँ पे एक और पॉइंट डाल के लिखे हैं कि 40 दिन तक करना है ये बात। अब कहां तक पहुंच गए अपन? तो हम रात में सो लिए हैं, ठीक है, बादाम का तेल रात में भी डाल सकते हैं सोने के पहले, सरसों का तेल पैर में लगा के सो चुके हैं, सुबह बढ़िया नींद खुली क्योंकि हमारा सिर जो है वो साउथ में था। फिर हमने सुबह उठे, सुबह उठ के हमने गर्म पानी पिया, गर्म पानी के बाद हमने ये बादाम चबाया, अखरोट, काली मिर्च, और उसके बाद हम नहा धो के जो है वो बादाम का तेल डाल के सिर के अंदर ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ने के लिए बैठ गए। 2 घंटे पढ़ने के बाद हमने क्या किया, ब्रेक लिया, आंखों में गुलाब जल डाला, आंखों में छींटे डाले, उसके बाद हमने शवासन लगाया, लेटा। उसके पहले हम भ्रामरी प्राणायाम वगैरह सब कर चुके हैं सुबह, ठीक है ना, एक बार 2 बार करने हैं, शाम को भी करना है। और उसके बाद हम पढ़ने के लिए बैठे, और बैठने के बाद लगातार 1-1.5 बजे तक नहीं उठे। यहां तक का कार्यक्रम पूरा सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करना है? तो उसके बाद जो है वो आपको रिवीजन करना है। दूसरी चीज, अब मैं तुमको स्टेप्स बता रहा हूं, पढ़ने के स्टेप्स, ठीक है। हर आदमी बोलता है मैं तो बहुत पढ़ता हूं, अभी बच्चे व्हाट्सएप पे डालते रहते हैं मैं तो बहुत पढ़ता हूं सर, नंबर नहीं आते। तो पढ़ता है इसीलिए नंबर नहीं आते। बेसिकली तेरे को पढ़ना नहीं, पूरी प्रोसेस करनी है पढ़ने की, तो उसका सिर्फ एक पार्ट कर रहा है, दैट इज पढ़ना, और वो पार्ट कर रहा है तो उससे नंबर नहीं आने वाले, उसके आगे भी करना है। तो तुम बोलोगे कि पढ़ने से नंबर नहीं आया तो छोड़ दें क्या? नहीं, वो एक पार्ट है उसका, 3 पार्ट में से तुम एक पार्ट कर रहे हो, तो इसलिए 33% नंबर आ रहे हैं। बच्चे हुए 2 पार्ट्स और करो तो फिर 99 या 100% नंबर आए। तो ये जो 40 डेज तक करना है, इसको यहां लिख देता हूं 40 डेज। उसके बाद पढ़ना कैसे है ये बता रहा हूं, ठीक है। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये अपना खत्म हो गया। यहाँ पे 4-5 पॉइंट तक अब जो भी पॉइंट डाल लेना। उसके बाद 5वें नंबर का पॉइंट में डाल रहा हूँ पढ़ना कैसे, 6ठे नंबर का डाल देता हूँ पढ़ना क्या है। तो बेसिकली पढ़ना जो प्रोसेस है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई है, ठीक है। पढ़ना जो प्रोसेस है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई है साइंटिफिकली। पहले नंबर पे जो है उसको बोलते हैं अध्ययन, ठीक है, अध्ययन, मनन और चिंतन। ये 3 पार्ट्स हैं, अध्ययन, मनन और चिंतन, ठीक है। अध्ययन का मतलब वो है जो हम जनरली कर रहे हैं, उसके बाद के 2 पार्ट्स हम करते नहीं। अध्ययन मतलब क्या, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। उसके बाद मनन का मतलब उसे याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको याद रखना, ठीक है। मनी मन में उसको बार बार दोहराना। तो जब अपन पढ़ चुके हैं 1 घंटे, और 1 घंटे पढ़ने के बाद उसको अपने को मनन, जैसे फिल्म देख के आते हैं ना, तो 2 घंटे 3 घंटे फिल्म देखी, उसके बाद उसके बारे में कई बार सोचते हैं ना कि अच्छा ये कातिल था कि ये नहीं था, 2-3 घंटे मनन चिंतन चलता उसके ऊपर। वैसे के वैसे इस चैप्टर के भी करना। पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया तो ऐसा नहीं कि बस मैंने पढ़ा दिया बात खत्म हो गई, तुमने पढ़ लिया, 1-2 क्वेश्चन लगा दिया। सोचना उसके बारे में, न्यूटन ने कैसे सोचा कि उसके सिर पे सिर्फल गिरा तो उसको कैसे लगा, और क्या चीज हो सकती है, कौन सी चीज ग्रेविटी खींच रही है, कौन सी चीज नहीं खींच रही है, सारी चीजें उसके अंदर डालनी है, ठीक है। और सोचना है अपने बात, और याद रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं मनन, ठीक है। मनन मतलब याद रखना, मनी मन में दोहराना। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं। जो भी तुमने टीचर ने पढ़ाया,
ठीक है, जो टीचर ने पढ़ाया उसे एक दूसरी कॉपी में नोट करना। अब तुम बोलोगे नोट करने में टाइम वेस्ट होगा, तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, ठीक है। ये जीवन में करना क्या, पढ़ने के अलावा कुछ और भी काम है क्या? पापा क्या हमाली करने के लिए भेजते हैं क्या, मजदूरी करने के लिए? सिर्फ पढ़ाई करवा रहे हैं ना, और वो भी तुम्हारे ही भले के लिए करवा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तुमको सिर्फ पढ़ना ही है, इसी का टाइम है तुम्हारे पास, और कोई करना नहीं है कुछ भी काम। तो मनन का मतलब क्या है? मनन का मतलब ये है कि तुम्हें मन ही मन सोचना है, और मेरे अनुसार यदि तुम लिखोगे तो लिखो में एक बहुत अच्छी बात है, मनन में जो एक शब्द आता है मन, ये बड़ा बदमाश है, ठीक है। इसके बारे में किसी दिन विशेष लंबा एक लेक्चर बताऊंगा ये होता क्या है। तो मन अपना लगता नहीं, ठीक है, किसी का नहीं लगता, थोड़ी देर लगता है, उसके बाद फिर इधर उधर चला जाता कहीं पे भी। तो ये जो मन जो है उसको काबू में करना पड़ता है। कैसे काबू में करना पड़ता है? तो मान लो कि मैं यूं पढ़ रहा हूं ऐसे, और पढ़ते पढ़ते मैं चला गया ख्वाबों में। किसके ख्वाबों में? उसके ख्वाबों में। बच्चे चले ही जाते। तो ये जो ख्वाबों में चले गए, तो ये तुम्हारा पढ़ाई लिखाई वो चले जा रही है, वीडियो चला जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब तुम लिखोगे तो तुम्हें कंसंट्रेट वहीं करना पड़ेगा। तुमको मैं बोलूं कि उसके बारे में सोचो, यहां लिखो, तो उसी के बारे में लिख दोगे, आप फिजिक्स के बारे में नहीं लिखोगे, ठीक है। इसका मतलब लिखने से कंसंट्रेशन वहीं पे करना पड़ता है। बस ये मन को वहां जमा लिया तुमने एक बार, तो तुम्हें याद भी होता जाएगा। और अपनी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ, सबसे जरूरी अपनी हैंडराइटिंग। किताब में लिखा कुछ काम का नहीं, वैसा का वैसा कॉपी में उतारो। अरे मैं जो बोलता हूं करता हूं, देखो ये कॉपियां आज की तारीख में भी न्यूटन्स लॉ की चल रही हैं, ये देखो, ये मेरी हैंडराइटिंग में तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे इसके अंदर। और ऐसा नहीं है, मैं जब से पढ़ रहा हूं तब से मैं स्कूल टॉपर हूं, स्टेट टॉपर हूं, स्कूल तो दूर की बात है। ये यहां पे देखो, ये कौन से जमाने की कॉपी तुमको दिखाता हूं, उस जमाने की जब मैं पढ़ता था। इसके कवर देख के, इसके पन्ने देख के तुमको समझ में आ जाएंगे उस जमाने में ये क्वेश्चंस किए हुए हैं मैंने, ठीक है। तो ये जो किया है इससे दिमाग में बैठ जाती है सारी चीजें, समझ में आई बात। तो तुम्हें लिखना है, नोट्स बनाने हैं उसके, सब जो पढ़ा दे वो वैसा का वैसा लिखना है। तुम बोलोगे अभी हाल तो पढ़ा था, उस वक्त याद रहता है, लिखने से वो दिमाग में सेट होता है। देखो उसकी प्रोसेस समझो, हर चीज साइंटिफिक है। वहां पे उसने पढ़ाया किसी भी टीचर ने, तुमने उसको लिखाया, किताब में से तुमने लिखा, तो हुआ क्या कि वो किताब से पहले गया आंखों में, आंखों से गया ब्रेन में, ब्रेन से गया वापस हाथ से वापस उधर। इस बीच में वो ब्रेन से होते हुए एक बार और निकल गया, और स्लो मोशन में निकला। जितनी स्लो मोशन में निकलेगा उतनी बड़ी छाप देगा, ठीक है। तो तुम्हारी दिमाग में वो छपता गया, तो एक बार तो दिमाग में छप गया, दूसरा कॉपी में छप गया, कॉपी से आंखों ने फोटो खींच लिया। कभी कभी परीक्षा में ऐसा भी होता है कि हमें याद नहीं आ रहा होता, लेकिन एकदम से वो चार्ट याद आता है कि अच्छा उसमें कोने में लिखा था, तो ये क्वेश्चन सही कर देते हैं। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ पूरी दीवार चित्र दो, सारी दीवार पे चार्ट ही चार्ट लगा दो, फॉर्मूले लगा दो, जितने आते हैं सब फॉर्मूले दीवार पे ऐसे लिखना चाहिए। जब इधर से जाओ इधर देखो तो 2-3 फॉर्मूले याद हो जाए इस चक्कर में, ठीक है। तो ये भी करना, फॉर्मूले का चार्ट बनाना, चिपकाना। तो क्या करना, लिखो, फॉर्मूले का चार्ट बनाओ, और चार्ट बना के चिपका दो पूरे के पूरे कमरे में, गंदा कर दो पूरा कमरा, ठीक है। पापा बाद में करवाते रहेंगे, पिताई तुम्हारा अभी मेडिकल इंजीनियरिंग में हो जाएगा सिलेक्शन, आराम से करा लेंगे, ठीक है। गंदा कर दो पूरा, चितर दो। और एक और चीज, किताबें चितर दो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसी कैसी किताबें सेकंड हैंड खरीदने जाते हैं ना, ऐसी कैसी नई किताबें मिल जाती। अरे नई की नई किताबें रख दी, तुम्हें पढ़ा क्या? जितनी किताब है उसको एकदम चितर दो, ऐसी लाइनें बना दो, उसके ऊपर टिक लगा दो कि ये मुझे आ गया, किसी पे लिख दो कि मुझे नहीं आया, स्टार बना दो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लगना चाहिए कि तुमने उसको पढ़ा है, ठीक है। अगर नहीं भी सिलेक्शन हुआ तो कम से कम दिखाने को तो रहोगे ना कि हाँ मैंने मेहनत पूरी करी। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, कोरी किताब से कुछ नहीं होना, उसको चितर दें अच्छे से, और उसके ऊपर नोट्स डायरेक्ट बना दें, उसी के ऊपर लाइनें वाइनें बना के कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी किताब में से पढ़ लूंगा मैं, और बची हुई चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैंने चार्ट बना ली है, या मैंने फॉर्मूले की कॉपी बना ली, ठीक। तो ये लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लिख के याद करें। तो ये तुम्हारा मनन वाला पॉइंट हो गया। लास्ट में चिंतन है। चिंतन का मतलब ये होता है कि आपको नए केसेस सोचने हैं। न्यूटन ने तो बता दिया कि एप्पल गिरा था, या उसने बता दिया कि टेंशन एक फोर्स था। क्या टेंशन का फोर्स और किस जगह पे लगता है, स्प्रिंग फोर्सेस कहाँ लगते हैं, ऐसे नए नए केस। जैसे मैंने तुमको बता दिया कि भाई ये 2 कैपेसिटर हैं, ये सीरीज में लगाते हैं ऐसे, तो तुमको ऐसे भी सोचना है पैरेलल में लगा देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर डायलेक्ट्रिक भर देंगे तो क्या होगा। जो किताब में नहीं है वो भी सोचना, जो किताब में नहीं है वो भी सोचोगे, तो उसको बोलते हैं चिंतन करना। उससे तुम वो क्वेश्चन कर पाओगे वहां पे जो पहली बार पूछे गए हैं। आईआईटी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मेडिकल में भी आते हैं, और ये रैंक डिसाइड करता है।
बाकी क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं जो किताबों में दूसरे में दे रखे हैं। जो बिल्कुल नए क्वेश्चन आ जाते हैं वो जो एग्जामिनर उसी वक्त बनाता है, क्योंकि ये जो एग्जामिनर सेट करते हैं पेपर ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत ही इंटेलिजेंट, जैसे एससी वर्मा सर जो हैं उनको दिया जाता है कभी कभी फिजिक्स का पेपर सेट करने के लिए। अब इतने इंटेलिजेंट टीचर्स जब बनाएंगे तो किताब में से टिप के नहीं बनाते, वो अपने मन से बनाते क्वेश्चन, और जब वो क्वेश्चन मन से बनाएंगे तो बहुत ही अलग लेवल का होगा। बच्चा वही कर पाएगा जिसने चिंतन किया है, नए क्वेश्चंस थिंक करें। तो 10 से 20% क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे। अब तुम बोलेगे 10-20% में क्या हो, ये 10-20 करके तुमने पूरे 100 खत्म कर लिए, ठीक है। तो ये 10-20% भी काम के, तो नए क्वेश्चंस को भी सोचना है। लेकिन सबसे पहला अध्ययन है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मनन है, लिखना ही है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो उसके बारे में नए सोचना है, ठीक। तो इस तरीके से पढ़ाई की 3 स्टेप्स। अब सारी बातें समराइज कर दें, ठीक है। सारी बातें समराइज कर दें। क्या क्या समराइज कर दें कि सबसे पहली चीज आंखों का ध्यान रखें। आंखों का कैसे ध्यान रखना है बता दिया। उसके बाद दिमाग के लिए या प्राणायाम करें, ये सब करें। प्राणायाम 8 घंटे सोना है, सिर साउथ में रख के सोना है, ईस्ट में बैठ के पढ़ाई करनी है, अध्ययन चिंतन मनन करना है, ठीक है। और ये सब आपको 40 दिन तक करना है। 40 दिन के बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, और आदत पड़ जाएगी तो फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसे लेक्चर बनाता नहीं हूँ बार बार, ठीक है। कोई पैसे मिलते नहीं मेरे को इससे बनाने के। तो लेकिन एक चीज बता दूं, जितनी मैंने फिजिक्स पढ़ाई उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। ये समझदार लोग समझ सकते हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना मेडिकल एंट्रेंस का या इंजीनियरिंग, उस दिन तुम्हें याद आएगी मेरे को, मेरी उन लोगों को याद आएगी जिन्होंने अपने जीवन बदल लिए इन मेथड्स, ठीक है। तो सभी करें, अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाएं और लोगों को भी ये वीडियो और भेज के शेयर करें, जिससे से ज्यादा लोग लाभान्वित हो। मेरा नाम है शिरीष भटनागर और मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ और पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। और फिजिक्स को मैंने नॉर्मल जीवन में कैसे उपयोग में लाना है इस पर काफ़ी रिसर्च करी हुई। फिर किसी और दिन आगे की बात करेंगे, ठीक है।